सिक्स्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है लड़के और लड़की में अंतर या भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। हम सबको पता है कि लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव किया जाता है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है। यानी कई लोगों का विचार है हम लड़का या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। तो क्या आइए देखें कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको लड़के और लड़कियों में अलग अलग डिवाइड करो। जैसे वे बहुत ही सुशील हैं, ये बात लड़कियों पे फिट बैठती है भी। वे बहुत ही सुशील हैं लड़कियों पे। दूसरी बात, उनकी बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये भी लड़कियों पर बैठती है फिट बात। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, ये लड़कों पे बैठती है। तीसरे नंबर की बात, ये लड़कों के लिए सही है। फोर्थ, वे शरारती हैं, ये भी लड़कों के ऊपर आती है बात। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, ये लड़कियों के लिए है। वे रोते नहीं, ये लड़कों के लिए है। वे उद्यमी हैं अर्थात शरारती हैं, ये लड़कों के लिए है। वे खेल में निपुण हैं, ये भी लड़कों के लिए है। वे खाना पकाने में निपुण हैं, लड़कियों के लिए है ये बातें। और वे भावुक हैं, ये लड़कियों के लिए। तो ये अपनी तरफ से मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। कौन सा किस में आएगा आप वीडियो चला के देख सकते हो। तो यहाँ पे अपने आप अपनी बुक में नोट करना है आपने ये, ठीक है भाई। लड़कियों के लिए कौन सा है और लड़कों के लिए कौन सी बातें हैं। आगे चलते हैं। अगर आप इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जुड़ जाता है। जब भी हम कहते हैं कि वे रोते नहीं, तो हम ये कहेंगे कि ये किसी लड़के के बारे में है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता और परिवार के सभी सदस्य ये कहकर बच्चे को चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे ये विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रोते ही नहीं। आप भी अपने परिवार में देखते होंगे कि जब छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है, तो माँ बाप ये कहते हैं कि रो मत, तुम तो बहादुर हो या तुम तो राजा हो, तुम्हें गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे चोट लगी नहीं, तुम्हारे गिरने से 2-4 कीड़े मकोड़े और मर गई। तो ऐसी बातें कह के उसका मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन लड़कियों को ऐसा आमतौर पर नहीं कहा जाता। तो भेदभाव हम भी करते हैं, और ये बात धीरे धीरे लड़कों के मन में बैठ जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ भी जाए तो आप उसको रोक लेते हो। लड़का मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी, लड़के ये मानते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है, ये तो लड़कियों का काम है रोना। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आता है या किसी चीज़ को लेकर, चाहे उनके मन में कोई दर्द होता हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपनों को सिखा देते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। ये सारी जो बातें बताई गई हैं, ये नीचे है, ये सारी लड़कियों पर ही लागू होती हैं। जैसे वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं, या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं।
आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल हो, मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? तो इसके बारे में सोच विचार करना और उसका जवाब देना। तो हम यहाँ पर लड़के के बारे में कर रहे थे कि अगर लड़का रोता है तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इन जैसा ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुसार, यानी उसी मॉडल में, उसी रूप में, उसी छवि में देखना चाहते हैं। तो ये आप सब को पता है इस बात का, अपने परिवार में अवश्य पूछना इस बात को। अब है रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। ये निशान लगा रखा है, इस प्रश्न को लिख लेना भी। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? वो आंसर है, जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म या लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। यानी ऐसा जो क्यों कहते हैं हम किसी को कंजूस, किसी को खास धर्म का, किसी को अपराधी, किसी को बेवकूफ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति धारणा बन चुकी है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। यानी हर देश में मिल जाते हैं इस टाइप के लोग, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह, यानी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन उनके आधार पर हम पूरे समूह के बारे में राय बना लेते हैं जो कि गलत है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण होते हैं और क्षमताएं हैं जो उसे दूसरों से अलग करती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के विचारों में ढाल देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां कर ही नहीं सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। अब इससे पहले हम ये पढ़ते हैं अभी, मुसलमानों के बारे में ये आम धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते। प्रश्न है ये, मुसलमानों के बारे में क्या है आम धारणा? कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए वे उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन में यह दिखाया गया है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ मुस्लिम गरीब होने की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या वे स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबी है वहाँ शिक्षा का प्रसार कम होता है। गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी लड़कियों को भेजने में रुचि दिखाई है। जैसे हम केरल का एग्जाम्पल लेते हैं, केरल में स्कूल घर के पास ही होते हैं। वहाँ पे सरकारी बस की सुविधा मिलती है, जिससे उनको जो पढ़ाने वाला अध्यापक है वो स्कूल में जल्दी पहुँचता है। और स्कूलों में आधे से ज़्यादा पढ़ाने वाले शिक्षक महिला होती हैं। और ये सभी कारण हैं जिससे गरीब परिवार के बच्चे स्कूल में जाने में उनको मदद मिलती है। और इनमें मुसलमान लड़कियां भी हैं जो काफ़ी संख्या में स्कूल जाती हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे मुसलमान हो या दूसरी जाति के हों या अनुसूचित जाति के हों। इससे पता चलता है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैरहाजिरी का कारण धर्म नहीं है बल्कि गरीबी है। एक टॉपिक और पढ़ते हैं अभी आगे, असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करने लग जाते हैं।
यानी इनके मन में कोई विचार जो पक्का बन चुका है किसी खास व्यक्ति के प्रति या धर्म के प्रति, तब भेदभाव होना स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी खास मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं लेने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से होता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत अलग लड़के थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म भी अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, यानी ये विविधता का एक टाइप है, परंतु यह भेदभाव का कारण ही बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से अलग जो दूसरे धर्म की प्रथाएं हैं और रिवाज उनको निम्न कोटि का मतलब घटिया मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था, यानी वे कहाँ से आए हैं। समीर 2 गरीब था। आपने पढ़ा है कि यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। और बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तर, अस्पताल, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो कारण यह है कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को कभी मूल्यवान नहीं माना गया। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं है। यानी हमने एक खास संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना और वे उसी के सदस्य हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव होता है। दूसरा, वे गरीब हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास साधन नहीं है, तो इस आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है। परंतु ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट डे होगा, इसको अच्छी तरह पढ़ें।